प्रचार में उतरी सरकार, सीएम और डिप्टी सीएम ने संभाली कमान। मनोहर लाल ने की जनसभा तो दुष्यंत चौटाला ने किया रोड शो। हरियाणा कांग्रेस में सैलजा हुड्डा के बीच जुबानी जंग। पार्टी अध्यक्ष ने पूर्व सीएम के कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष पर उठाए सवाल तो हुड्डा का भी पलटवार, अगर हम पार्टी का हिस्सा नहीं तो कर दो निष्कासित। पंजाब में आज लिखा जाएगा कांग्रेस की कलह का नया चैप्टर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। हुड्डा बोले कितनी भी पार्टी बनाए, कैप्टन दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। किसान आंदोलन से बंद दिल्ली के रास्ते खुलवाने की कवायद शुरू। हाई पावर कमेटी ने किसान नेताओं के साथ की बैठक। पिछले 11 महीने से सील है राजधानी की सड़कें। जोगिंदरनगर के शहीद जवान अमित कुमार को दी गई अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। लोगों का उमड़ा हुजूम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एलनाबाद के उपचुनावों के रण के साथ करेंगे। एलनाबाद उपचुनावों को लेकर अंतिम दिनों के प्रचार की कमान सीएम और डिप्टी सीएम ने संभाल ली है। मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला ने एलनाबाद हलके में प्रचार प्रसार किया। मनोहर लाल ने रंधावा गांव में जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही ये भी कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक के तहत सभी जगह एक समान विकास किया गया है और आगे भी ये विकास जारी रहेगा। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी प्रचार की कमान संभाली और एलनाबाद शहर में खुली जीप में सवार होकर रोड शो किया। अपने संबोधन में इनेलो पर डिप्टी सीएम ने जमकर निशाने साधे। इनेलो द्वारा एलनाबाद को अपना गढ़ बताए जाने पर दुष्यंत चौटाला ने तंज कसते हुए ये कहा है कि अपने चाचा अभय चौटाला पर दुष्यंत ने बड़े ही शायराना अंदाज में यहाँ पर निशाने साधे। दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि एक वक्त था जब इनेलो के 32 विधायक हुआ करते थे और आज एक भी नहीं है। एलनाबाद की जनता ने 11,000 से ज्यादा वोटों से अभय चौटाला को जिताकर यहां भेजा था, लेकिन उन्होंने यहां की जनता से पूछे बिना इस्तीफा दे दिया और अब एलनाबाद की जनता के पास मौका है कि वो सत्ता में भागीदारी करते हुए गोविंद कांडा को जिताए। आज पूरे 2 साल हुए हैं हमारी सरकार को बने हुए। 27 अक्टूबर को हमने शपथ ग्रहण किया था। आज 26 तारीख है और मैं समझता हूं 2 साल की पूर्ण होने पर ये एक सभा उसकी समाप्ति 2 साल की समाप्ति पर हम अपनी बातचीत को आपके सामने रखने का एक अवसर लेंगे। आगे के 3 साल और अपने हैं जिसमें जिस आधार पर हम 2 साल से चला रहे हैं उसी आधार पर पूरे प्रदेश के काम करेंगे। एलनाबाद के उससे भी ज्यादा करेंगे क्योंकि पहले कोई कमी हो सकता रह गई। 2014 के चुनाव में ये ठीक है हम दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए थे और उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट सरकार यानी पारदर्शी सरकार, जो कहेंगे वो करेंगे, जो नहीं कर सकेंगे वो नहीं कहेंगे। आज ये हालत हुई कि 32 से 20 से एक आके जब आप लोगों ने जिम्मेवारी देकर विधानसभा में भेजा नहीं भेजा इलाहाबाद से पूरे जोश से जिता के 11,000 वोटों से भेजा। क्या नतीजा आया कि आपकी भी सुनी नहीं, जनता की भी नहीं सुनी, वोटर्स की भी नहीं सुनी और खुद निर्णय ले लिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। और इस्तीफा देते वक्त कहा कि जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे मैं विधानसभा में वापिस पांव नहीं रखूंगा और सदन के बीच में खड़े होकर कहा हम तो हरियाणा कांग्रेस में सैलजा और हुड्डा के बीच खुले जुबानी जंग छिड़ गई है। पार्टी अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष पर सवाल उठाया, जिस पर हुड्डा ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। हुड्डा ने कहा कि अगर हम पार्टी का हिस्सा नहीं है तो हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए।
आपको बता दें कि कुमारी सैलजा ने यह कहा था कि विपक्ष आपके समक्ष पार्टी का कार्यक्रम ही नहीं है। CLP लीडर और ये सब हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, इनका फैसला है। दे आर पार्ट ऑफ कांग्रेस। कोई इनको कांग्रेस को नहीं मानता है तो कांग्रेस एक्सपेल कर दे। कोई तो ये क्या बात है? सीधा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोलते हैं। मैं तो ये पार्टी का फैसला है, जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं CLP का फैसला है, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का फैसला है। इट इज पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो कोई इस बात में नहीं है। भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की जीत पर भारत में कुछ जगहों पर पटाखे फोड़े गए थे। अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पटाखे छोड़ने और जश्न मनाने की घटनाओं को बेहद ही शर्मनाक बताया है और ऐसा करने वालों पर अनिल विज ने करारा हमला बोला है। अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान के जीतने पर भारत में पटाखे फोड़ने वालों का DNA भारतीय नहीं हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से संभल कर रहना बेहद जरूरी है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच के बाद कई लोगों ने पटाखे फोड़े थे, जिसके ये आरोप लगा था कि कई जगहों पर जश्न भी मनाया गया है। भारत में कई कुछ निवासियों ने टीम इंडिया की 10 विकेट की हार का जश्न मनाया है। खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन भारत के हारने से जो भारत में खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनका DNA भारतीय नहीं हो सकता। महबूबा मुफ्ती का तो अपना DNA डिफेक्टिव है। उसको सिद्ध करना है कि वो भारत में रहकर किसान आंदोलन के चलते बंद दिल्ली की सीमाओं के रास्ते खुलवाने के लिए कवायद अब शुरू कर दी गई है। टिकरी बॉर्डर पर बंद रास्तों को खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार की हाई पावर कमेटी और किसान नेताओं के बीच एक अहम बैठक हुई। बहादुरगढ़ के उद्योगपति भी इस बैठक में शामिल रहे। दरअसल किसान आंदोलन की वजह से पिछले 11 महीने से हरियाणा को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 9 पर टिकरी बॉर्डर बंद पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, आसपास के कच्चे पक्के रास्तों को भी दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के चलते बंद किया हुआ है। इन्हीं रास्तों को खुलवाने के लिए बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उद्योगपति की तरफ से मानवाधिकार आयोग का दरवाजा भी खटखटाया गया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया, जिसने किसान नेताओं से बातचीत की और अब जो दिल्ली की सीमाएं हैं, जो बॉर्डर्स है, उन्हें खुलवाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जो बातचीत हुई है, हमें मामला SKM को बता देंगे, विजय बात हुई है, मामला तो फिर फाइनल SKM में नहीं करना है। क्या रखा था आज बैठक का एजेंडा क्या था और क्या कहा इस हिसाब में आपको? इन देखो, पहले तो सानू एजेंडे का कोई पता नहीं सी, सानू सिर्फ मोबाइल से स्नेहा लाई सी भी आपकी मीटिंग है, आपकी समस्याओं बारे जा हो। पर इत्थे जरूर आई जो ये गल आई भी ये रास्ता खुलवाने के लिए था। हमने बता दिया भी हमने तो रोका नहीं। किसान आंदोलन की वजह से देश की राजधानी दिल्ली की बंद सीमाओं को खुलवाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। ACS राजीव अरोड़ा के साथ आज DGP हरियाणा ने मौके का मुआयना किया है, किसानों के साथ बातचीत की है। इस बैठक में किसान और आला अधिकारियों के साथ साथ उद्योगपति भी शामिल थे। एक तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, जहां प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक को ख़त्म करने के बाद अब निकल रहे हैं। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण इस बैठक में कुछ न कुछ समाधान निकल आएगा। किसान नेताओं का कहना है कि वे संयुक्त मोर्चा को जो डिसीजन लिए गए हैं उनसे अवगत करवाएंगे। इतना ही नहीं, जो दिल्ली पुलिस है उससे भी रास्ते खुलवाने के लिए बातचीत की जाएगी। किसानों ने बताया है सरकार के जो अधिकारी थे इन्हें कि ये रास्ते दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली कूच को रोकने के लिए ही इन रास्तों को बंद करने का प्रयास दिल्ली पुलिस ने किया था। ऐसे में अब अधिकारियों से बातचीत हुई है, तो अब देखना होगा कि किस तरीके से समाधान निकलेगा। लेकिन इसी बैठक में उद्योगपति भी शामिल थे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बैठक में क्या हुआ, आज का एजेंडा क्या था, क्या आपको लगता है कि अब ये रास्ते खुलेंगे? नहीं, हमें तो पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये रास्ते खुल जाएंगे, जैसा कि हमारे ACS साहब ने भी भरोसा दिलाया और किसान भाइयों ने बहुत अच्छे सुधारे पूरे तरीके से बैठ के हमारे को ये बात रखी है कि हमारी तरफ से कोई रास्ता बंद नहीं है
और हम ना आगे भी इस रास्ते को जाम नहीं होने देंगे और इंडस्ट्री को पूरा सहयोग देंगे। और खबर राम रहीम से जुड़ी हुई है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को फरीदकोट कोर्ट में पेश करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। दरअसल जो बेअदबी का मामला है उससे जुड़े केस में राम रहीम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी है। 29 अक्टूबर को राम रहीम को फरीदकोट की अदालत में पेश करने का आदेश भी जारी किया गया है, लेकिन प्रशासन के सामने 325 किलोमीटर का ये सफर बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। अब फरीदकोट की अदालत ने उन्हें तलब किया है और 29 अक्टूबर को उनको व्यक्तिगत तौर पर फरीदकोट में हाजिरी देनी पड़ेगी। इसको लेकर रोहतक जेल प्रशासन को फरीदकोट की अदालत की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। अब चुनौती राम रहीम की नहीं, रोहतक जेल प्रशासन की भी है कि किस तरह से राम रहीम को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि बेअदबी मामले में राम रहीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। अब पंजाब एसआईटी की दरख्वास्त पर फरीदकोट कोर्ट ने राम रहीम के रिमांड की मंजूरी दी और उनको प्रोडक्शन वारंट पर लाने की इजाज़त दे दी। और इसके साथ साथ रोहतक जेल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं, आदेश जारी किए गए हैं कि राम रहीम को पेश किया जाए। और सुबह 9:30 बजे का ये वक्त रखा है कि फरीदकोट में 9:30 बजे अदालत के अंदर राम रहीम को ले जाया जाए, पहुंचाया जाए। अब चुनौती ये है कि तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी रोहतक और फरीदकोट के बीच में है और 5 से 5.5 घंटे का रास्ता है। हरियाणा पुलिस, खासतौर से रोहतक पुलिस, कैसे राम रहीम को सुरक्षा मुहैया करा पाएगी, ये एक बड़ा चैलेंज है। अब देखना ये होगा कि रोहतक पुलिस क्या कोई दलील देती है या फिर राम रहीम को 29 अक्टूबर को फरीदकोट ले जाया जाएगा। फिलहाल ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन देखना ये होगा क्या राम रहीम फरीदकोट जा पाते हैं या फिर कोई दलील दी जाती है रोहतक पुलिस की तरफ से। नारनौल के बहुचर्चित विमला हत्याकांड में दोषी पपला गुर्जर को अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कल पपला गुर्जर को दोषी करार दिया था। 21 अगस्त 2015 को रात के वक्त विक्रम उर्फ पपला गुर्जर ने उसके साथियों के साथ मिलकर बिमला के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस हमले में बिमला समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी और इतना ही नहीं, उसके साथी उसे 2 बार पुलिस से छुड़वाकर भी भाग चुके हैं। और अब बात करते हैं हिमाचल की। मंडी उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और इसी बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू में मोर्चा संभाला और 3 जनसभाओं को यहां पर संबोधित किया। चुनावी मंच से जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को जमकर घेरा। सीएम ने कहा कि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी खल रही है और सूबे के कांग्रेस के नेताओं में अपने आप को स्थापित करने की होड़ मची हुई है। जबरदस्त जो रुझान है, ये चुनाव जो है बहुत बड़े अंतर से हम जीतने वाले हैं और मैं इस बात को कह सकता हूं लगभग वही स्थिति है जो 2019 में देखी है। भारतीय जनता पार्टी को सब विधानसभा क्षेत्र से बढ़त मिलने की उम्मीद क्षेत्र और हम जीत करेंगे। अब हम जीतने वाले हैं। अच्छा, वहाँ पर रुझान देखने को मिला है, लोग बड़े समर्थन में हमारे साथ आए हैं और सरकार के खिलाफ 4 वर्ष के बाद भी कोई मुद्दा नहीं है जो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने उनसे पूछा कि ये तमाम मुद्दे जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं बनते हैं जिस प्रकार से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमीरपुर पहुंची कांग्रेस की स्टार प्रचारक आशा कुमारी ने यह दावा किया है कि हिमाचल उपचुनाव की 4 सीटों पर कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी, कांग्रेस ही जीतेगी। आशा कुमारी ने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा के बयानों पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि महंगाई से जनता बेहाल हो गई है, लेकिन भाजपा को महंगाई नजर नहीं आती। बीजेपी को ये मुद्दा फिजूल का लगता है, लेकिन जनता इसका जवाब इन उपचुनावों में देने के लिए तैयार बैठी है। जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव कहाँ जा रहे हैं। पूरे जो घर का बजट है लोगों का जो है वो
डिस्टर्ब हो गया है। महंगाई कोई सिर्फ गैस सिलेंडर की थोड़ी बढ़ी है। महिलाओं को अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा तो तुड़का लगाया इन्होंने सरसों के तेल का। 250 रुपये सरसों का तेल हो गया। ऐसा क्या हो गया? सरसों में कौन सी आग लग गई?